हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसकी माँ एक बड़े से घर में नौकरानी का काम किया करती, ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बना सके। कुसुम की पढ़ाई का सारा जिम्मा उसकी माँ के मालिक जहाँ वो काम करती थी वो उठाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कुसुम को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उस घर के मालिक की एक बेटी भी थी, जिसका नाम महक था। महक और कुसुम एक साथ ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। महक कुसुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि महक के पापा जो कुछ कुसुम के लिए करते वही सब महक के लिए भी करते। एक दिन महक के पापा उसके लिए लैपटॉप लेकर आते हैं और उसके साथ वो लैपटॉप कुसुम के लिए भी लाते हैं। कांता, ओ कांता। जी मालिक, अभी आई। कांता, ये लो लैपटॉप, तुम्हारी बेटी कुसुम के लिए। उसके भी एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसे भी पढ़ाई करनी होगी, इसलिए लैपटॉप की जरूरत होगी उसे, तो तुम ये लैपटॉप रख लो। लेकिन बड़े मालिक, ये तो बहुत महंगा है, हम ये नहीं ले सकते। अरे कांता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? बेटी की पढ़ाई के आगे क्या पैसा क्या महंगाई। चुपचाप इसे अपनी बेटी को दे देना, देखना वो ये लैपटॉप देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रामचंद कांता को वो लैपटॉप दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर महक आ जाती है और कांता के हाथ में दूसरा लैपटॉप देखकर आग बबूला हो जाती है। पापा, ये क्या है? मुझे लगा आप बस मेरे लिए ही लैपटॉप लेकर आए हैं, लेकिन आप तो इस नौकरानी की बेटी के लिए भी लाए हो। आप हर बार ऐसा क्यों करते हो? बेटी, ये क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें पढ़ाई के लिए लैपटॉप की जरूरत है, वैसे ही कुसुम को भी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए भी एक ले दूं। लेकिन पापा, ये हमारे घर की नौकरानी है। आप इनकी बेटी को हर बार जो मुझे देते हो वो उसे भी क्यों देते हो? मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। जब मैं और वो कुसुम एक जैसी चीजें लेकर बाहर जाते हैं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि मुझसे अच्छी तो वो नौकरानी की बेटी लग रही है। महक, बहुत हो रहा है, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। जिस तरह से तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही मेरे लिए कुसुम भी है, तो मैंने अगर उसे कुछ दे दिया तो उसमें बुरा क्या हुआ? ऐसी बात है तो आप ये पूरा घर ही इन दोनों माँ बेटी के नाम कर दो। ये सब इनका ही तो है, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलो पापा, यहाँ से चलते हैं। आप ये सब इन भिखारी और नौकरों को ही दे दो। महक, अब तुमने कुछ और कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा पापा? जब से मेरी माँ मरी है तब से अच्छा हुआ ही कहाँ है। मेरे हिस्से का सारा प्यार आप उस कुसुम को दे देते हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। इतना कहकर अब गुस्से में महक वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों से रामचंद दुखी हो जाता है। ये सब कांता को भी पसंद नहीं आता। मालिक, बीबी जी का कहना भी सही है, हम गरीब है और आपके घर के नौकर। आप हमें खाने के लिए 2 वक्त का खाना देते हैं, रहने के लिए एक छत भी दी है और मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे हैं। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। पूरी जिंदगी भी आपके घर में काम करे तब भी ये एहसान खत्म नहीं होगा, इसीलिए आप अब हम पर एहसान मत कीजिए। ये लैपटॉप हम नहीं रख सकते। देखो कांता, कुसुम को मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, क्योंकि उसके पिता ने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं मरने के बाद भी नहीं चुका सकता। अब उसके सामने ये छोटा सा लैपटॉप तो कुछ भी नहीं है, तो इसे लेने से मना मत करो। मालिक, आप इतना कहते हैं तो ठीक है। इतना कहकर अब कांता वहाँ से चली जाती है और वो घर जाकर देखती है कि उसकी बेटी कुसुम किचन में कुछ बना रही है। खाने की खुशबू से कांता किचन में जाती है तो देखती है कि कुसुम बिरयानी बना रही थी। ये देखकर कांता खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। क्या बन रहा है कुसुम? माँ आप आ गई, जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। क्या कहा? बिरयानी? बिरयानी का नाम सुनकर ही मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से खाना परोस दे, भूख लग रही है। हाँ माँ, आप बैठो, मैं बस अभी आपके लिए खाना लाई। इतना कहकर अब कांता जाकर बैठ जाती है और कुसुम अपनी माँ के लिए एक प्लेट में बिरयानी लेकर आती है, जिसे दोनों माँ बेटी मजे से खाती हैं। तभी कुसुम की नजर सामने रखे लैपटॉप के ऊपर पड़ती है और वो कहती है, माँ ये क्या है? अरे वाह, ये तो लैपटॉप है। माँ, आप ये मेरे लिए लाई है ना? बेटी, ये मैं नहीं लाई, ये मालिक ने दिया है एक लैपटॉप। वो महक बीबी जी के लिए लाए थे तो एक तेरे लिए भी ले आए। सच में माँ, मालिक बहुत अच्छे हैं। बचपन से आज तक वो हमारी कितनी मदद करते आए हैं ना। हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें ऐसे मालिक मिले। हाँ, ये तो है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मुझे उस दिन से डर लग रहा है
जब तुझे मेरा और मालिक का सच पता चलेगा उस दिन पता नहीं क्या होगा। कुसुम उस लैपटॉप को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वहीं कांता अपने किसी अतीत को लेकर दुखी थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब कुछ सालों बाद कुसुम और महक का कॉलेज भी पूरा हो गया था। अब एक दिन रामचंद कुसुम की माँ कांता को बुलाकर एक तस्वीर दिखाकर कहता है, देखो कांता, ये लड़का कैसा है। मालिक, ये लड़का तो बहुत सुंदर है। महक बिटिया के लिए ये लड़का देख रहे हो क्या? हाँ, ये लड़का महक के लिए है। और ये देखो उसका छोटा भाई। इसकी शादी मैं चाहता हूँ कि हमारी कुसुम से हो। दोनों लड़कियाँ एक ही ससुराल में होंगी तो कितना सही रहेगा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? एक नौकरानी की बेटी की शादी इतने बड़े घर में कैसे हो सकती है? क्यों, वो इंसान नहीं होते? जब लड़का और उसका पूरा परिवार तुम्हारी बेटी से शादी की बात को मान गया है तो उसमें नौकर और क्या मालिक। मालिक, आप सच कह रहे हैं? हमारी कुसुम और महक बीबी जी की शादी एक ही घर में और इतने बड़े परिवार में करने के लिए लड़के वाले राजी हैं? अरे मानते कैसे नहीं, हमारी बेटियों में कमी क्या है। और कुसुम तो है ही इतनी समझदार। कुसुम की शादी की बात सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है, लेकिन महक इस बार अपने पिता पर भड़क जाती है, क्योंकि उसके पिता एक बार फिर से नौकर की बेटी को उससे बराबर का दर्जा दे रहे थे। इस बात से वो बहुत दुखी और नाराज थी और वो लड़ झगड़ कर शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के अगले दिन कुसुम और महक की सास उन्हें किचन में लेकर जाती है। बहू, ये सिर्फ तुम्हारी पहली रसोई नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है। इसके जरिए मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों खाना कितना अच्छा बना सकती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सबके लिए वेज बिरयानी बनाओ। जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाएगी वो ये साबित कर देगी कि आगे जाकर वही इस घर की बागडोर संभाल सकती है। और मैंने बिरयानी बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बिरयानी बनाना हर किसी की बस की बात नहीं। माँ जी, हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरेंगी। इतना कहकर अब कुसुम तो अपने काम में लग जाती है, पर महक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि बचपन से जवानी तक उसने बस घूमना फिरना और मस्ती करना ही सीखा था। उसने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। इसीलिए वो कुसुम को हराने के लिए वीडियो देखकर बिरयानी बनाने की कोशिश कर देती है और सब कुछ बनने रख देने के कुछ देर बाद महक की बिरयानी नहीं बनती। वहीं कुसुम की बिरयानी बनकर तैयार थी। यहाँ महक के सास दोनों बहुओं की बिरयानी देखने आती है। महक, ये क्या, अभी तक तुमने बिरयानी नहीं बनाई? माँ जी, मैंने तो 1 घंटे पहले ही बिरयानी बनने रख दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक एक भी सीटी नहीं आई है। हटो तो जरा, मैं भी देखूं। ये क्या, गैस तो बंद है। क्या गैस ऑफ है? माँ जी, ये सारी गलती उस वीडियो वाली लड़की की है। उसने पूरी रेसिपी तो बता दी, लेकिन पूरी वीडियो में ये नहीं बताया कि गैस भी जलानी होती है। महक की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी कमला कुसुम की बिरयानी देखती है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो थोड़ी बिरयानी खाती है, जिसके बाद कमला कुसुम की बहुत तारीफ करती है। इतने में वहाँ कुसुम की माँ और महक के पिता आते हैं और महक ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसके ससुराल में भी उसके घर की नौकरानी की बेटी की तारीफ हो रही है, और वो गुस्से में कुसुम को एक थप्पड़ लगा देती है और रामचंद महक को थप्पड़ मारता है। आखिर ये लड़की आपकी लगती क्या है, जब बचपन से आज तक आप इसे मेरी बराबरी देते आए हो? अरे पागल, तुझे नहीं पता, आज मैं जो यहाँ तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ वो इसके पिता की वजह से हूँ। रामचंद महक को सच बताता है कि जब 20 साल पहले कुसुम के पिता महक के घर के ड्राइवर थे, तो एक दिन महक के पिता उसकी माँ कहीं जा रहे थे और गाड़ी कुसुम के पिता चला रहे थे और रास्ते में एक कार दुर्घटना हो जाने से महक की माँ मर जाती है। लेकिन रामचंद को बचाने के लिए जल्दी से एक दिल का इंतजाम करना था। हादसे में घायल कुसुम के पिता अपना दिल उन्हें ट्रांसप्लांट करवा देते हैं और मर जाते हैं। रामचंद की ये सारी बातें सुनकर महक को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो कुसुम और अपने पिता से माफी मांगती है। रुचिका और भाविका रिश्ते में देवरानी जेठानी थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। रुचिका बहुत ही चालाक थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाविका बहुत भोली थी। अपनी बहुओं के इस स्वभाव से उसकी सास सुषमा बहुत अच्छे से वाकिफ थी, जिसके चलते उसका झुकाव अपनी छोटी बहू भाविका की तरफ ज्यादा था। ये बात रुचिका को बिल्कुल रास नहीं थी। ऐसे ही एक सुबह सुषमा अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है,
बहुओं, मैं कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रही हूँ, इसलिए मेरे पीछे से तुम्हें ही घर का ख्याल रखना है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। जेठानी जी, सिर्फ आप थोड़ी हैं, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। आपके साथ मैं भी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। हाँ बहू, तेरी बात सही है, लेकिन मैं बड़ी बहू को इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो तुझसे चालाक है ना, तो वो सारी चीजें अच्छे से कर लेगी। हाँ माँ जी, वो तो है। मेरी जेठानी जी समझदार तो बहुत है। समझदार होने का फायदा ही क्या है? माँ जी अपना सारा प्यार तो देवरानी पर ही लुटाती है। मेरे हिस्से में तो सिर्फ काम और जिम्मेदारियाँ ही आती हैं। क्या हुआ बहू, तू क्या सोचने लगी? बस यही सोच रही थी माँ जी, आपके बिना मन नहीं लगेगा। कोई नहीं, मैं कौन सा ज्यादा दिनों के लिए जा रही हूँ, कुछ दिनों में ही आ जाऊंगी बहू। बस तू थोड़ा अपनी देवरानी का ख्याल रखियो। तू तो जानती है बेचारी कितनी भोली है, जो भी इसे जो कह देता है वो ये मान लेती है। और भाविका बहू, तू जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तू वही करियो जो बड़ी बहू बोलेगी। जी माँ जी, हम समझ गए। ठीक है, फिर जाओ, दोनों मेरे लिए खाना बनाओ जब तक मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर दोनों किचन में खाना बनाने जाती हैं और सुषमा भी अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है। कुछ समय बाद उसका छोटा बेटा अजीत ऑफिस से घर आता है और सुषमा को अपना बैग लेकर कमरे से नीचे आते देखकर अजीत कहता है, क्या बात है माँ, आप शाम को तैयार होकर बैग लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा, सोच रही हूँ हरिद्वार घुमाऊं, बहुत मन कर रहा है। ये तो अच्छी बात है माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। आप अकेले परेशान हो जाओगी। कोई बात नहीं बेटा, अब अपनी खुशी के लिए तेरा क्या नुकसान करूँ। ऐसा मत बोलो माँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अच्छा चलिए, मैं आपको स्टेशन छोड़ के आता हूँ। बेटा मेरी बस की टिकट है, वो क्या है ना, मंदिर की कुछ औरतें जा रही थी, इसलिए मैं भी उनके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक है माँ, चलिए अब बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। अजीत इतना कहकर अपनी माँ को बस स्टैंड छोड़ने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय रुचिका बेड से उठकर अपने पैर जमीन पर रखकर उठने की कोशिश करती है। तभी पैरों में सूजन होने की वजह से वो उठ नहीं पाती। कुछ समय बाद जैसे तैसे वो कमरे से हॉल में आती है और उसे ऐसे धीरे धीरे चलते देखकर भाविका कहती है, जेठानी जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? नहीं भाविका, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पैर भारी हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। आप सच बोल रही हैं जेठानी जी? हाँ भाविका, तुम देख नहीं रही क्या? मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। हाँ जेठानी जी, देखा मैंने। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं सारे काम कर लूंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस टाइम तो ये सब हो ही जाता है। ये पागल समझ क्या रही है? अब पैर की सूजन में इंसान चलेगा कैसे? मैं कौन सा कुछ अलग कर रही हूँ? लेकिन छोड़ो, इसको जो सोचना है सोचे। इसी बहाने मैं अपने सारे काम इसी से करवा लूंगी। जब तक माँ जी नहीं है तब तक आराम कर लूँ। क्या जेठानी जी, आप क्या सोचने लगी? आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाय मेरी देवरानी, सच में कितनी भोली है। अब इसको क्या पता ये सूजन थोड़ी देर में उतर जाएगी। लेकिन अच्छा है, इससे कुछ नहीं बोलूंगी मैं। हाँ ठीक है, वैसे तुम बहुत अच्छी हो। भाविका इतना कहकर अपनी जेठानी के लिए चाय लेने किचन में जाती है। तभी उसका पति अजीत ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और भाविका से कहता है, यार जल्दी नाश्ता लाओ यार, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। आज तुमने भी जगाया नहीं मुझे। अरे वो मैं आपको जगाने के लिए आने वाली थी, तब तक जेठानी जी ने आकर कहा कि उनके पैर भारी हैं और दर्द भी है, तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो जेठानी जी ने कहा मुझसे। ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं भाभी से मिलकर आता हूँ। अजीत भाविका से इतना कहकर अपनी भाभी रुचिका के पास जाकर कहता है, भाभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपके पैर भारी है? अरे देवर जी, अब इसमें सबको बताने वाली क्या बात है जो मैं सबको बताती फिरूं। हाँ ये बात भी सही है, स्टार्टिंग में सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम करिए और कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। अपनी बीवी के साथ रहकर ये भी पागल हो गया है क्या? अब क्या सूजन बढ़ने के बाद बताऊंगी? लोग कहते तकलीफ होने से पहले बताओ और ये बोल रहा बाद में बताओ। हाँ ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, भाविका को बता देना आप। ठीक है देवर जी। अजीत इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और रुचिका पैर भारी होने के चलते सारे काम अपनी देवरानी से करवाया करती, फिर चाहे वो किचन का काम हो या घर की साफ सफाई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन भाविका घर के बाहर खड़ी सब्जियां ले रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रमा वहां आकर कहती है, छोटी बहू, तू क्यों घर से बाहर निकल रही है सब्जियां लेने? तेरी जेठानी कहाँ है? जब से तेरी सास हरिद्वार गई है वो तो दिखाई ही नहीं देती। अरे वो आंटी जी, मेरी जेठानी जी के पैर भारी हैं और उन्हें काम करने में तकलीफ होती है, तो सारे काम मैं ही करती हूँ, इसलिए वो नहीं दिखती हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। सुषमा सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैं अभी उसको फोन करके बताऊंगी। हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं, मैं तो काम करने के चक्कर में भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। मैं ये खुशखबरी सबको बताऊंगी अपने मोहल्ले में। जी आंटी जी, अब मैं चलती हूँ।
भाविका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पड़ोसन रमा सुषमा को फोन करके सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन भाविका हॉल में बैठी अपनी जेठानी रुचिका के पैर दबा रही थी। तभी उसकी सास सुषमा हरिद्वार से वापस आती है और उसे देखते ही रुचिका के होश उड़ जाते हैं। तभी सुषमा कहती है, रुचिका बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी देवरानी का ख्याल रखने के लिए बोला था ना, तुम उससे अपने पैर दबा रही हो। वो माँ जी, वो मैं माँ जी, वो जेठानी जी के पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए दबा रही थी। ठीक है बहू, लेकिन तूने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे क्यों नहीं बताई कि तेरे पैर भारी हैं? माँ जी, बताना क्या है, ये किसी से छुपेगा थोड़ी ना, पता तो चल ही जाएगा एक दिन। फिर भी बच्चा ठीक है या नहीं, ये चीज पता करने के लिए डॉक्टर को बुलाकर दिखाना चाहिए था ना। बच्चा? हे भगवान, लगता है ये मेरे पैर भारी होने का मतलब मुझे प्रेग्नेंट समझ रहे हैं। मुझे माँ जी को सच बताना पड़ेगा। रुचिका इतना सोचकर जैसे ही सुषमा को सब बताने की कोशिश करती है, तभी उसकी पड़ोसन रमा और मोहल्ले की बहुत सारी औरतों को लेकर सुषमा को बधाई देने के लिए आती है। जैसे ही सभी औरतें उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके पास आती है, तभी वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। मेरे पाँव भारी का मतलब मेरे पैरों में सूजन से था, उसकी वजह से मेरे पाँव भारी हो गए थे। भाविका के साथ साथ आप लोगों को भी गलतफहमी हो गई। गलती मेरी है, मुझे भाविका की गलतफहमी को पहले ही दूर कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बताया था। उसकी सारी बातें सुनकर सास समझ जाती है कि आखिर उसकी बहू रुचिका के पैर तो सच में भारी थे और वो बिल्कुल सच बोल रही थी और उसने अपनी जेठानी से कोई झूठ नहीं कहा था। लेकिन बस फर्क इतना था कि उसके पैर भारी उसकी प्रेगनेंसी की वजह से नहीं थे, बल्कि उसके पैर भारी इसलिए थे क्योंकि उसके पैरों में सूजन थी। और इस वजह से उसके सच को देखते हुए उसकी सास उसे माफ कर देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद में धीरे धीरे उसकी छोटी बहू में भी बहुत अच्छी समझदारी आती है और वो अपनी जेठानी की चालाकियों को समझने लगती है। और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उसकी जेठानी के सच में पांव भारी हो जाते हैं और दोनों सास और जेठानी मिलकर उसका खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं। और कुछ महीनों बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।